नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे पेपर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा पेपर 100 नंबर का होता है और उसमें 20 नंबर के छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। आज हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम छोटे वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ज्ञान का क्या अर्थ है? ज्ञान का अर्थ। तो दोस्तों, ज्ञान का अर्थ है किसी वस्तु, तथ्य, घटना या सत्य को सही रूप में जानना और समझना। यह मनुष्य की अनुभूति, अनुभव और तर्क के आधार पर प्राप्त होता है। अर्थात जो मनुष्य की अनुभूति है, मनुष्य जो भी अनुभव करता है, जितने भी मनुष्य वातावरण के साथ क्रियाएं करता है, उन सभी के आधार पर मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान के माध्यम से मनुष्य सत्य और असत्य में भेद कर पाता है, यानी कि क्या सही है, क्या गलत है, उस सब के बारे में ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य उसको अलग अलग कर पाता है और मनुष्य ज्ञान के माध्यम से जीवन को सही दिशा दे पाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, ज्ञान की प्राप्ति के मुख्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो ज्ञान की प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? वे हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अब प्रत्यक्ष कैसे है? प्रत्यक्ष का मतलब है किसी भी चीज़ को हम जब देखते हैं, किसी भी चीज़ को स्पर्श करते हैं, सुनते हैं या किसी भी चीज़ का अनुभव करते हैं, वह क्या होता है? प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव करना। इंद्रियां कौन कौन सी होती है? हमारे शरीर में 5 इंद्रियां है जो जिनके माध्यम से हम किसी भी चीज़ का अनुभव करते हैं। दूसरा है अनुमान। अनुमान कैसे? जैसे तर्क और विचार के आधार पर निष्कर्ष निकालना, कि हम किसी भी चीज़ का अनुमान लगाते हैं। और तीसरा है उपमान। उपमान का मतलब है किसी भी जब दो वस्तुएं समान हो तो हम किसी चीज़ को उस चीज़ की संज्ञा देते हैं, तो वह क्या होता है? उपमान। अब उपमान का हम मतलब समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति है जो बहुत बहादुरी का काम करता है, तो हम उसको कहते हैं, वाह यार तू तो शेर है। तो हम उस व्यक्ति को शेर की संज्ञा दे रहे हैं। शेर भी बहादुर है और उस व्यक्ति ने जो कार्य किया है वह भी बहादुरी वाला किया है, तो हमने उसको शेर की संज्ञा दी है। तो यहाँ पर शेर तो है उपमेय, और जो शेर की जो संज्ञा उस व्यक्ति को दी गई है वो क्या है? उपमान। अगला है शब्द। शब्द के द्वारा कैसे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? वो है कि गुरु, शास्त्र या विश्वसनीय व्यक्तियों के कथन से ज्ञान पाना। यानी कोई भी हमारा गुरु है वो हमें ज्ञान देता है शब्दों के माध्यम से, और जो जितने भी विश्वसनीय लोग हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने जितने भी कथन दिए, जैसे हम देखते हैं गति के नियम किसने दिए हैं? न्यूटन ने। तो न्यूटन के द्वारा जो नियम दिए गए हैं उनके अंदर जो शब्द है उनसे हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? पाठ्यक्रम का अर्थ। पाठ्यक्रम का अर्थ है विद्यार्थियों को शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले विषयों, अनुभवों, गतिविधियों और मूल्यों की सुव्यवस्थित योजना। यानी कि हम इसको समझते हैं कि पाठ्यक्रम का मतलब है कि सिलेबस क्या है? तो हमें जो एक नियमबद्ध तरीके से जो पढ़ाया जाता है, एक नियमबद्ध क्लास होती है, यानी किसी भी चीज़ को नियमबद्ध तरीके से पढ़ना, और उसमें वह जो भी विषय वस्तु है उसको एक संक्षिप्त रूप में एक सारणीबद्ध किया जाता है, वह पाठ्यक्रम है। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि सह पाठ्यक्रम कौन से होते हैं? जैसे खेल कूद है, कोई भी गतिविधि है, हम चित्रकला करते हैं, वे सब क्या है? सह पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। गुप्त पाठ्यक्रम और जीवन उपयोगी अनुभवों को सम्मिलित किया जाता है। जो जीवन के अंदर जो उपयोगी अनुभव है उनको जो जिसमें सम्मिलित करते हैं वह क्या है? पाठ्यक्रम है। हम इसको एक संक्षेप रूप में देखते हैं कि पाठ्यक्रम विद्यार्थी के समग्र व्यक्तित्व विकास की शैक्षिक रूपरेखा है। यानी कि विद्यार्थी जो है उसका सर्वांगीण विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? पाठ्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाज के संदर्भ में ज्ञान प्राप्ति के स्रोत बताइए। यानी कि वे कौन कौन से स्रोत है समाज के अंदर जिनसे हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं।
तो पहला है परिवार, दूसरा विद्यालय, तीसरा सहपाठी, चौथी है मीडिया एवं पांचवी है धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाएं। अब परिवार किस प्रकार हमें ज्ञान प्राप्त करता है? हम देखते हैं कि प्रारंभिक जो संस्कार है, यानी जब बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले उसको जो संस्कार दिए जाते हैं वो परिवार के द्वारा दिए जाते हैं। वो बच्चा परिवार से ही भाषा सीखता है, यानी जो बच्चा कुछ भी बोलता है, जैसे बच्चा अगर सुविचार बोलेगा तो वह परिवार से सीख कर बोलेगा। अगर बच्चा किसी प्रकार का गाली गलौज कर रहा है तो उसने परिवार से ही सीखा है पहले गाली गलौज करना। तो इसी कारण परिवार परिवार के द्वारा बच्चे को ज्ञान प्राप्ति होती है। अगली हम बात करते हैं विद्यालय से। अब विद्यालय से बालक किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करता है? विद्यालय से बालक व्यवस्थित ज्ञान और अनुशासन की शिक्षा प्राप्त करता है। विद्यालय में बच्चे को एक व्यवस्थित ज्ञान दिया जाता है। जैसे विद्यालय में हम पढ़ते हैं नोटबुक या किसी भी बुक को पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक है जो, उसमें एक सीमित पाठ्यक्रम है, उसके द्वारा एक व्यवस्थित ज्ञान हो गया वो। और उसके बाद है अनुशासन की शिक्षा, यानी कि जब हम विद्यालय जाते हैं तो हमें सिखाया जाता है बच्चे चुप रहो, नियमबद्ध तरीके से सभी नियमों का पालन करो। तो वो क्या है? अनुशासन। तो विद्यालय से इस प्रकार हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद अगला है सहपाठी और मित्र। सहपाठी और मित्रों से हमें किस प्रकार ज्ञान प्राप्त होते हैं? जैसे कि सहपाठी और मित्रों से हम व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, सामाजिक कौशल सीखते हैं, यानी कि समाज में हमें किस प्रकार का बिहेवियर करना है वो हम सहपाठी और मित्रों की सहायता से सीखते हैं। अगला है मीडिया एवं तकनीक। मीडिया एवं तकनीक के द्वारा हम किस प्रकार सीखते हैं कि इसके द्वारा मीडिया जो है वो हमें किसी भी चीज़ की जानकारी देती है। कोई भी विषय वस्तु है, कोई भी घटना हो रही है समाज में, देश में या हमारे गांव में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनकी जानकारी हमें कौन देता है? मीडिया। और आजकल तो मीडिया और तकनीक इतनी फैल गई है कि हमें कुछ ही सेकंडों के अंदर वह खबर या घटना का पता लग जाता है। तो मीडिया और तकनीक के द्वारा हमें आधुनिक जानकारी और विश्व दृष्टिकोण प्रदान किया जाता है। इस प्रकार समाज व्यक्ति को जीवन उपयोगी अनुभव और मूल्य देकर ज्ञान प्रदान करता है। इसके बाद हम बात करते हैं पाठ्यक्रम के महत्व के बारे में। पाठ्यक्रम का क्या महत्व है? पाठ्यक्रम का महत्व यह है कि शिक्षा की दिशा और उद्देश्य निर्धारित करता है। अब पाठ्यक्रम क्या करता है? पाठ्यक्रम का महत्व क्या है हमारे जीवन में? पाठ्यक्रम शिक्षा की जो दिशा है उसको निर्धारित करता है और उस शिक्षा का क्या उद्देश्य है। जैसे हम पढ़ते हैं विद्यालय में, महाविद्यालय में, हम किसी कोचिंग में जाते हैं तो उसका क्या उद्देश्य है वह निर्धारित कौन करता है? पाठ्यक्रम करता है। यह विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, मूल्य और व्यक्तित्व के विकास का आधार है। यानी कि जो विद्यार्थी, उसका जो ज्ञान है, उसका कौशल है, उसके अंदर उसका जो मूल्य है और उसका व्यक्तित्व कैसा है, उन सभी का जो विकास होता है, उन सभी के विकास का आधार जो है वह पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम के माध्यम से समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप योग्य और जिम्मेदार नागरिक तैयार किए जाते हैं। यानी कि पाठ्यक्रम के द्वारा समाज की जितनी आवश्यकता है उन सभी को तैयार किया जाता है और उन आवश्यकताओं के अनुरूप योग्य और जिम्मेदार नागरिक तैयार किए जाते हैं। वो कैसे? जैसे हम बात करते हैं कि हम सरपंच को चुनते हैं, पार्षद को चुनते हैं, किसी नेता को चुनते हैं, वो उनकी योग्यता के आधार पर चुनते हैं। तो इसी के द्वारा उनका चयन किया जाता है। अगर हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होगा तो हम उन चीज़ों का चयन नहीं कर पाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण के दार्शनिक आधार को संक्षेप में समझाइए। अब पाठ्यक्रम निर्माण का दार्शनिक आधार कौन सा होता है वो हम देखते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के दार्शनिक आधार के उद्देश्यों और मूल्यों को निर्धारित करते हैं। पाठ्यक्रम का जो दार्शनिक आधार है वह शिक्षा का जो उद्देश्य है और जो मूल्य है उसको निर्धारित करता है। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद, प्रगतिवाद जैसी जो दार्शनिक धाराएं हैं वो यह तय करती है कि शिक्षा का लक्ष्य, विषय वस्तु और पद्धति कैसी है। यानी कि ये जो चार दिए गए हैं, आदर्शवाद, प्राकृतिकवाद, व्यवहारवाद और प्रगतिवाद, ये सभी एक दार्शनिक धाराएं हैं। ये चारों की चारों दार्शनिक धाराएं, और यह चारों धाराएं यह तय करती है कि शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, शिक्षा की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए और शिक्षा की पद्धति कैसी होनी चाहिए। इसको हम शॉर्ट रूप में देखते हैं कि दर्शन पाठ्यक्रम को
जीवन दृष्टि और मूल्य आधारित दिशा प्रदान करता है। यानी कि जो दार्शनिक आधार है पाठ्यक्रम निर्माण का, वह पाठ्यक्रम को जीवन दृष्टि और मूल्य आधारित दिशा प्रदान करता है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण के वैज्ञानिक आधार से आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम का वैज्ञानिक आधार। अब वैज्ञानिक आधार का आशय क्या है? हम देखते हैं कि यह मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होना चाहिए। यानी कि मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक वह शाखा है विज्ञान की जिसमें हम मन का अध्ययन करते हैं कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है। हम जब किसी हम जब किसी भीड़ में जाते हैं तो एक व्यक्ति वहाँ पर उदास बैठा है, तो हम उसके चेहरे को देखकर बता देते हैं कि यह व्यक्ति उदास है। और वहीं हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बैठा है उसके पास में जो बहुत खुश है, और उसके चेहरे को हम देखकर बता देते हैं कि यह खुश है। तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उन चेहरों के द्वारा उसके मन को जान लेते हैं कि यह दुखी है और यह सुखी है या यह खुश है। तो वो क्या हो गया, मनोविज्ञान। समाजशास्त्र, समाजशास्त्र में हम समाज के व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति क्या है कि वैज्ञानिक किस तरीके से कार्य करते हैं, वैज्ञानिकों के सोचने का तरीका क्या है, हम किसी भी चीज़ को किस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति में ले जा सके, वो क्या है, वैज्ञानिक आधार है। इसमें विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, रुचियों, क्षमताओं और विकासात्मक स्तर का ध्यान रखा जाता है। इस पाठ्यक्रम इस पाठ्यक्रम में क्या है कि विद्यार्थी की जो आवश्यकता है, विद्यार्थी किस चीज़ में रुचि लेता है, विद्यार्थी की क्षमता क्या है, एबिलिटी क्या है, और विकासात्मक स्तर क्या है, यानी कि बालक किस स्तर तक सीख सकता है, उन सभी को इस पाठ्यक्रम में ध्यान में रखा जाता है। वैज्ञानिक आधार पाठ्यक्रम को तथ्यपरक, उपयोगी और व्यवहारिक बनाता है। यह वैज्ञानिक आधार का पाठ्यक्रम जो है वो है पाठ्यक्रम को तथ्यपरक, उपयोगी और व्यवहारिक, यानी कि हमारे व्यवहार में उस पाठ्यक्रम को किस प्रकार उपयोग में करें, किस प्रकार में उपयोग में ले, उन सभी का आधार क्या है, ये वैज्ञानिक पाठ्यक्रम है। इसके बाद हम बात करते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के समाजशास्त्रीय आधार के बारे में, कि पाठ्यक्रम के निर्माण में समाजशास्त्री का क्या आधार है। पाठ्यक्रम निर्माण का समाजशास्त्रीय आधार यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा समाज की आवश्यकताओं और मूल्यों के अनुरूप हो। यानी कि जो समाजशास्त्रीय आधार है वह समाज के अंदर जितनी भी आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं का जो मूल्य है उन सभी को निर्धारित करता है कि शिक्षा हम क्यों दे रहे हैं बच्चों को, उनकी क्या आवश्यकता है, इस शिक्षा को ग्रहण करने से बच्चों में किस प्रकार का विकास होगा, उन सभी का जो सुनिश्चित करना है वह समाजशास्त्रीय आधार है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके माध्यम से विद्यार्थियों को सामाजिक परंपराएं, संस्कृति, नैतिकता और नागरिक दायित्व सिखाए जाते हैं। यानी कि विद्यार्थियों को जो समाज की जो परंपराएं हैं, जो प्राचीन काल से चली आ रही जो रीतियां हैं और जो संस्कृति है, नैतिकता है, उन सभी के बारे में समाजशास्त्रीय आधार बताता है। यह आधार पाठ्यक्रम को समाज की प्रगति, स्थिरता और सामूहिक कल्याण से जोड़ता है। यानी कि जो पाठ्यक्रम निर्माण का समाजशास्त्रीय आधार है वह पाठ्यक्रम को समाज की जो प्रगति है, समाज किस प्रकार से विकास कर रहा है, उससे समाज की जो स्थिरता है और सामूहिक कल्याण का मतलब है यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण किस प्रकार हो, समाज का कल्याण किस प्रकार हो, वह सभी सामूहिक कल्याण के अंतर्गत आता है। उन सभी को यह पाठ्यक्रम समाज से जोड़ता है। इसके बाद हम अगली बात करते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण के मनोवैज्ञानिक आधार को संक्षेप में समझाइए। पाठ्यक्रम निर्माण का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण का मनोवैज्ञानिक आधार यह है कि पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, रुचियों, क्षमताओं और मानसिक विकास के अनुसार तैयार किया जाए। यानी कि यह आधार यह कहता है कि विद्यार्थी जो पाठ्यक्रम है वह विद्यार्थी की जो आवश्यकता है उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो विद्यार्थी की रुचियाँ हैं उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए, विद्यार्थी किस स्तर तक सीख सकता है उसकी जो क्षमता है उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए, और विद्यार्थी की जो मानसिक योग्यता है यानी कि विद्यार्थी का मानसिक विकास किस प्रकार से होगा, उन सभी के अनुसार पाठ्यक्रम को तैयार किया जाना चाहिए। यह आधार सीखने की प्रक्रिया, आयु स्तर और व्यक्तिगत भिन्नताओं को महत्व देता है। यानी कि बालक किस प्रकार सीख सकता है, बालक की उम्र क्या है, यानी उम्र के स्तर के अकॉर्डिंग बालक क्या सीख सकता है वह ध्यान में रखता है। और व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अलग है और
उन सभी अलग व्यक्तियों को उस स्तर की ही शिक्षा देनी चाहिए जिस स्तर तक वो सोच सके, उसको ग्रहण कर सके। तो इन सभी को महत्व कौन देता है? मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और प्रभावी अधिगम के लिए उपयुक्त बनाता है। अधिगम का मतलब है सीखना, यानी कि ये मनोवैज्ञानिक आधार है पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसके द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किस प्रकार हो। सर्वांगीण विकास यानी चहुमुखी विकास होना चाहिए बच्चे का आत्मिक विकास भी होना चाहिए, धार्मिक विकास भी होना चाहिए, शारीरिक विकास भी होना चाहिए और मानसिक विकास भी होना चाहिए। वो क्या होता है? सर्वांगीण विकास। उन सभी को ध्यान में कौन रखता है? मनोवैज्ञानिक आधार। इसके बाद हम बात करते हैं विषय केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जिसमें शिक्षक का केंद्र विषय वस्तु होती है, न कि विद्यार्थी। यानी कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम होता है जिसमें बालक से कोई लेना देना नहीं है। बालक का स्तर ना तो देखा जाता है कि बालक किस स्तर तक सीख सकता है। उसमें क्या है कि जो शिक्षाविद होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वह उसको विषय वस्तु को केंद्र मानते हैं कि हमने जो पाठ्यक्रम तैयार किया है वो बच्चे को पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे बच्चा उसमें रुचि ले या ना ले, बच्चे की उसमें योग्यता है या नहीं है, बच्चा उस स्तर तक का ज्ञान प्राप्त कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इस पाठ्यक्रम में क्या है? विषय वस्तु केंद्रित होती है, न कि विद्यार्थी। इससे विभिन्न विषयों का व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करने पर जोर दिया जाता है। अब विभिन्न विषय कौन कौन सी? जैसे गणित, विज्ञान और इतिहास। इन सभी का जो व्यवस्थित ज्ञान है उनको प्रदान करने पर जोर दिया जाता है कि बच्चा इन सभी का ज्ञान ले। इसका प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को अधिक से अधिक जानकारी और बौद्धिक विकास कराना है। यह जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम है, इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक जानकारी मिले, चाहे बच्चा उस जानकारी को ग्रहण करना चाहे या ना चाहे, बच्चे को जानकारी मिलनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि हमें प्यास लगे या ना लगे, हमें पानी पीना ही चाहिए। तो इस विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में विषय वस्तु को केंद्र माना गया है, न कि विद्यार्थी को। इसके बाद हम बात करते हैं बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के बारे में। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जिसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु विद्यार्थी या बालक होता है, न कि विषय। हमने ऊपर पढ़ा कि विषय केंद्रित में क्या है कि विषय वस्तु को केंद्रित माना गया और विद्यार्थी को केंद्रित नहीं माना गया। और जो बाल केंद्रित है उसमें क्या है? बाल और केंद्रित, बालक केंद्र, यानी कि जो बालक या विद्यार्थी है उसको केंद्र बिंदु माना गया है और विषय वस्तु को इसमें नकार दिया गया है कि विषय वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। यदि बालक का स्तर पहाड़े सीखने का है तो उसको पहाड़े सिखाया जाए, अगर बालक का स्तर किसी भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सीखने का है तो उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बातें बताई जाए। तो इस प्रकार इसमें बालक का जो विकास है उसको केंद्रित रखा गया है कि विषय वस्तु से कोई लेना देना नहीं है, बालक किस स्तर तक सीख सकता है उसको ध्यान में रखा गया है। इसमें बच्चों की रुचि, आवश्यकता, क्षमता और अनुभव के अनुसार विषय वस्तु और गतिविधियाँ तय की जाती है। यानी कि बालक की रुचि किस में है, बालक को किस चीज़ की आवश्यकता है, बालक की क्षमता क्या है और अनुभव क्या है बच्चे का, उसके अनुसार विषय वस्तु को तैयार किया जाता है। यह पाठ्यक्रम बच्चों के सर्वांगीण विकास और सक्रिय अधिगम पर बल देता है। बालक का सर्वांगीण विकास किस प्रकार होता है कि यदि बालक को खुला छोड़ दिया जाए कि आपके जो मन में आ रहा है वो कीजिए, जो आपको पढ़ना है वो पढ़िए, आपकी जिस चीज़ में रुचि है वो चीज़ पढ़िए, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। हम देखते हैं कि जब हम कोई भी बच्चा जन्म लेता है हमारे समाज में तो हम बच्चे को 2 से 3 साल तक किसी भी विद्यालय में नहीं भेजते। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो 3 साल के उपरांत उसको आंगनवाड़ी में डाल देते हैं ताकि बच्चा वहाँ पर खेल ले, अपने मन के अनुसार किसी भी चीज़ को बनाना चाहे तो वह उस चीज़ को बना सकता है। तो उस प्रकार क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा और सक्रिय अधिगम। अगर अगर बच्चा सक्रिय रहेगा तो वह किसी भी चीज़ को सीख सकता है। तो यह पाठ्यक्रम बालक पर केंद्रित है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें शिक्षा का आधार बच्चों के अनुभव
और जीवन की वास्तविक परिस्थितियाँ होती है। यानी कि इस पाठ्यक्रम में शिक्षा का आधार क्या माना गया है? बच्चों का अनुभव और जीवन की वास्तविक परिस्थितियाँ। इसमें सीखने की प्रक्रिया को व्यवहारिक, उपयोगी और जीवन उपयोगी अनुभवों से जोड़ा जाता है। इसमें जो सीखने की प्रक्रिया है उसको हमारे व्यवहार से जोड़ दिया गया है कि हम समाज में किस प्रकार से व्यवहार करें, वो इसमें जोड़ दिया गया है। जो हमारे लिए जो उपयोगी वस्तु है, जो विषय वस्तु है, उन सभी को इसमें जोड़ दिया गया है और हमारे जीवन के लिए क्या उपयोगी अनुभव है, उन सभी को इस पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया है। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान और समस्या समाधान की क्षमता प्रदान करता है कि जो विद्यार्थी है वह किसी भी समस्या का समाधान किस प्रकार से कर पाए, वह इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। अब हम बात करते हैं गोपनीय या गुप्त पाठ्यक्रम के बारे में। गोपनीय या गुप्त पाठ्यक्रम वह है जो औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं होता, लेकिन विद्यार्थी विद्यालय के वातावरण, शिक्षक के आचरण और सहपाठियों के व्यवहार से सीखते हैं। यानी कि ये फॉर्मल तरीके से लागू नहीं है, लेकिन इनफॉर्मल तरीके से, अनौपचारिक तरीके से यह लागू है कि विद्यार्थी समाज में, विद्यालय में शिक्षक के साथ, अपने सहपाठी मित्रों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करता है और जो वह व्यवहार करता है उससे किस प्रकार बच्चे को अनुभव प्राप्त होता है, उस अनुभव से बच्चा किस प्रकार सीखता है किसी भी विषय वस्तु को, वह सब इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके माध्यम से विद्यार्थी अनुशासन, सहयोग, शिष्टाचार और सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करते हैं। यानी कि जो विद्यार्थी है वह इसके माध्यम से अनुशासन में रहना सीखते हैं। उस बच्चे में सहयोग की भावना आती है। शिष्टाचार, यानी कि शिष्टाचार का मतलब है कि विद्यार्थी या बालक है वह समाज में बड़ों के साथ में, छोटों के साथ में जो आदर का व्यवहार करते हैं, जो आदर करते हैं बड़ों का, बच्चों को जो लाड प्यार करते हैं, वह शिष्टाचार है। और जो अपने सहपाठी मित्रगण हैं उनके साथ में एक आदर्श तरीके से व्यवहार करते हैं, वह शिष्टाचार है। और सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करते हैं, यानी कि आत्मसात करने का मतलब ग्रहण करते हैं, उन चीज़ को अपने आप पर लागू करते हैं, वह क्या है? आत्मसात। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के नैतिक और सामाजिक व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है। यानी कि विद्यार्थियों का जो नैतिक विकास है, जो सामाजिक विकास है, उसमें व्यक्तित्व का क्या हमारा रोल है, व्यक्तित्व हमारा किस प्रकार से निर्माण हो सके सामाजिक और नैतिक जीवन में, उन सभी में ये गोपनीय या गुप्त पाठ्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है? क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जिसमें शिक्षा का केंद्र करके सीखना होता है। यानी कि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसके द्वारा हमें बहुत ही अधिक ज्ञान प्राप्त होता है, चाहे वह विषय केंद्रित पाठ्यक्रम हो, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम हो, कोई सा भी पाठ्यक्रम हो, उन सभी की तुलना में ये जो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम है यह सबसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है, क्योंकि इसमें बालक स्वयं खुद करके सीखता है। अब हम देखते हैं कि हमारे घर पे चाय बनती है। अब चाय हमारे घर में मम्मी बनाती है या पापा बनाते हैं, कोई भी बनाता हो, सिस्टर या ब्रदर कोई भी बनाओ, अगर जब तक हम खुद चाय नहीं बनाएंगे तब हम उस चाय को बनाना नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि जब हम खुद कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उस चीज़ का ज़्यादा ज्ञान होता है देखने की बजाय। इसमें प्रयोग, प्रोजेक्ट, खेल, हस्तकला और गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान अर्जित कराया जाता है। यानी कि जो प्रोजेक्ट है, हम किस प्रकार से किसी भी चीज़ का प्रयोग करते हैं, हम किस प्रकार खेलते हैं, हमारी हस्तकलाएँ क्या है, हमारी गतिविधियाँ क्या हैं, उन सभी के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के व्यवहारिक ज्ञान, सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी और कौशल विकास पर बल देता है। इसके बाद हम अगली बात करते हैं कोर पाठ्यक्रम के बारे में। कोर पाठ्यक्रम से अभिप्राय ऐसे पाठ्यक्रम से है जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान और अनिवार्य होता है। यानी कि यह पाठ्यक्रम सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, चाहे बालक पढ़ना चाहे और नहीं पढ़ना चाहे। इसमें सभी बालक को एक समान दृष्टिकोण से देखा गया है। इसमें जीवन उपयोगी विषय जैसे भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और नैतिक शिक्षा शामिल किए जाते हैं। इनमें विषय कौन कौन से हैं? एक तो भाषा, दूसरा है गणित, तीसरी है विज्ञान, चौथी है सामाजिक विज्ञान और पांचवी नैतिक शिक्षा। यानी कि व्यक्ति जो है उसको 5 भाषाएं अवश्य सीखनी होगी अपने जीवन में। उन सभी को यह कोर पाठ्यक्रम ध्यान में रखता है।
इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में साझा ज्ञान, मूल्यों और नागरिकता की भावना विकसित करना है। यानी कि जो विद्यार्थी है वह एक दूसरे के साथ अपना ज्ञान किस प्रकार शेयर करे, किस प्रकार किसी चीज़ को बांटे, यानी कि ज्ञान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किस प्रकार पहुँचे, उन सभी को, मूल्यों को और नागरिकता की भावना, यानी कि हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है इस देश के लिए, उन सभी को यह कोर पाठ्यक्रम ध्यान में रखता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का अर्थ। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का अर्थ है ऐसा पाठ्यक्रम जो पूरे देश के लिए समान रूप से निर्धारित किया जाता है। यानी कि कोई भी पाठ्यक्रम जो है वह पूरे देश के लिए लागू है, न कि किसी राज्य के लिए, न किसी जिले के लिए, अपितु संपूर्ण देश में वह पाठ्यक्रम लागू है। बच्चों को वह पढ़ाना ही पड़ेगा। हम देखते हैं कि हमारी जो भाषा है, हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, हमारी राज्य भाषा कौन सी है, हम अपने जो लोकल लैंग्वेज किसका उपयोग करते हैं, वह उन सभी से उसका कोई लेना देना नहीं है। पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम वह है कि उसमें जो हमारा एक निर्धारित किया गया जो भी सिलेबस है उसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा। अब वह किसी जिले या राज्य के लिए नहीं अपितु संपूर्ण देश के लिए है। उसको, उस सिलेबस को संपूर्ण देश के विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ेगा। यह देश की शैक्षिक नीतियों, संस्कृति, परंपराओं और राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप बनाया जाता है। यानी कि आजकल हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति का पाश्चात्यकरण होने शुरू हो गया है। हमारी संस्कृति जो है वह प्राचीन, जो हमारी संस्कृति थी उसकी तुलना में आज बिगड़ चुकी है। उन सभी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता, समानता और समग्र विकास सुनिश्चित करना है। यानी विद्यार्थियों में राष्ट्र के प्रति किस प्रकार एकता उत्पन्न की जाए, बच्चा किस प्रकार सभी को समान भाव से देखे, उसका समग्र विकास किस प्रकार से हो, उस सभी को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं भारत में पाठ्यक्रम सुधार किस प्रकार किए गए हैं। यानी कि भारत में पाठ्यक्रम कब कब सुधार किए गए हैं। हम बात करते हैं कि पाठ्यक्रम सुधार समय समय पर शिक्षा को समाज और राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप बनाने के लिए किए गए हैं। पाठ्यक्रम हमारे जो समाज है उसकी एक नींव है कि पाठ्यक्रम के द्वारा ही बालक किसी भी विषय वस्तु को सीखता है। 1968 में हमारी पहली शिक्षा नीति आई, 1986 में दूसरी, और 1992 में उसी 1986 की दूसरी शिक्षा नीति थी उसको संशोधित किया गया। और इन तीनों तीनों नहीं है, जो ये दो ही है मेनली, तो जो ये दो शिक्षा नीति है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है तथा NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का मतलब पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम एक ही है कि पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार लागू किया जाए, उसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए। पाठ्यक्रम को अधिक बाल केंद्रित, गतिविधि आधारित और जीवन उपयोगी बनाया जाएगा। कि पाठ्यक्रम है उसको बाल केंद्रित होना चाहिए, गतिविधि आधारित होना चाहिए और जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है हमारा वह बालक के लिए केंद्रित होना चाहिए। और ये जो दो शिक्षा नीति है इसके बाद हम देखते हैं तीसरी शिक्षा नीति भी आ चुकी है 2020 की जो शिक्षा नीति है वह भी अभी आ चुकी है। पाठ्यक्रम सुधारों का उद्देश्य शिक्षा को लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक बनाना है। पाठ्यक्रम सुधार जो किए गए हैं उनका उद्देश्य क्या है कि शिक्षा को लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक बनाना है। कि शिक्षा वह नहीं है जो कागजों में बंद हो, शिक्षा वह है जो हमारे व्यवहार में बंद हो, हमारे जो व्यवहार से जो झलके वह शिक्षा है। अब हम बात करते हैं NCF 2005 के बारे में। NCF 2005 क्या है? NCF 2005 का उद्देश्य यह है कि बालक जो पढ़ता है, किसी विद्यालय में जाता है, वह बिना बोझ के शिक्षा प्रदान करे। हम देखते हैं कि जो हमारे निजी विद्यालय हैं उनमें कई विद्यालय ऐसे हैं जिनमें बच्चे का स्तर तो है 2 किलो वजन उठाने का, परंतु बच्चा 10-10 किलो वजन किताबों का, कॉपियों का उठा रहा है। उसका जो बैग है उसमें 10 किलो का वजन हो गया, जिसके कारण बच्चा उस बोझ से दब जाता है। तो इसका उद्देश्य यह है कि बालक बिना किसी बोझ के सीखे।
एनसीएफ 2005 भारत की शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए बनाई गई एक महत्वपूर्ण रूपरेखा है। इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा को बाल केंद्रित, गतिविधि आधारित, रचनात्मक और जीवन उपयोगी बनाना है। एनसीएफ 2005 विद्यार्थियों में सोचने, समझने, प्रश्न पूछने और मूल्य ग्रहण करने की क्षमता विकसित करने पर बल देता है। अगला हम बात करते हैं एनसीएफटी 2009 से क्या तात्पर्य है। एनसीईएफटी की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। यह अभियान 2009 में चलाया गया। एनसीईएफटी 2009 का तात्पर्य शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय रूपरेखा से है। इसका उद्देश्य शिक्षकों को ऐसा प्रशिक्षण देना है, ऐसी ट्रेनिंग देना है जिससे वे बच्चों की आवश्यकताओं, रुचियों और सामाजिक संदर्भ के अनुसार प्रभावी शिक्षण प्रदान कर सके। यानी कि जो शिक्षक है उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वह बच्चों की आवश्यकताओं को समझे, बच्चों की रुचियों को समझे। जो हम शिक्षा दे रहे हैं वह समाज के अंदर किस संदर्भ में है, उन सभी को जो शिक्षक समझता है, उन सभी पर बल दिया गया है एनसीएफटी 2009 में। एनसीएफटी 2009 शिक्षक को केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि मार्गदर्शक, सहायक और प्रेरक बनाने पर बल देता है। जो शिक्षक है वह एक ज्ञान देने वाला नहीं है, इसके अनुसार शिक्षक मार्गदर्शक है, बच्चे को मार्ग दिखाने वाला है, बच्चे की जो गतिविधियाँ उनमें सहायक है, बच्चे को प्रेरित करने वाला है। उन सभी पर बल दिया गया है एनसीईएफटी 2009 में। अब हम बात करते हैं हमारी नई शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के बारे में। इसकी क्या विशेषताएं हैं। एनईपी 2020 में लागू की गई है। इसका पहले हमारी शैक्षिक जो संरचना थी, जो ढांचा था, वह था 10+2 का, यानी कि 10 साल सेकेंडरी एजुकेशन और 2 साल हाई सेकेंडरी एजुकेशन। अब इसको बदल दिया गया है। इसके अंतर्गत 5+3+3+4 की संरचना निर्धारित की गई है, जिसमें प्रारंभिक बाल शिक्षा और मातृभाषा में शिक्षण पर बल दिया गया है। यानी कि जो 5 वर्ष है, जो 3 वर्ष है, ये जो 8 वर्ष है, पहले जो 8 वर्ष है उनमें बालक को प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी और जो भी शिक्षण कार्य करवाया जाएगा वह उसकी मातृभाषा में होना चाहिए। इसके बाद विद्यार्थियों को बहुविषयक कौशल आधारित शिक्षा प्रदान की जाएगी तथा उच्च शिक्षा में सुधार और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि आज का जो युग है वह टेक्निकल युग है। इसमें हमें जितनी भी टेक्निक है, जो तकनीक है, उन सभी को बढ़ावा देने के लिए यह 2020 की शिक्षा नीति है वह लागू की गई है।